Welcome back student. Welcome to another video tutorial from Shivaji Group of Institution. Myself SK Pal. And today I am going to talking about the double helical structure of DNA molecule. In the previous lecture I told the Levine concept. It means the tetranucleotide hypothesis of Levine and Chargaff rule. In this video lecture we will discuss about the double helical structure of DNA molecule. So सबसे पहले डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल सबसे पहले डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का जो था स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल सबसे पहले फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने दिया था। फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दिया था। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि डीएनए का ये जो मॉलिक्यूल है ये डबल स्ट्रैंड का बना हुआ है। इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सरे डिफ्लेक्शन द्वारा फोटो स्क्रीन पे देखा तो उनको दो स्ट्रक्चर दिखाई दिए, यानी कि डीएनए के दो स्ट्रैंड दिखाई पड़े। और इन्होंने ये बताया कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो गैप होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन का होता है। और डीएनए की एक क्वाइलिंग में टोटल 10 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। तो एक स्पाइरल में या एक क्वाइलिंग में डीएनए की लेंथ बनती है 34 एंगस्ट्रॉन की। तो ये बातें तो फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने सबसे पहले बताई थी वॉटसन एंड क्रिक मॉडल से पहले। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल से पहले इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई 1951 में। 1951 से 1953 के बीच में इन्होंने अपनी ये खोज की थी। तो फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने सबसे पहले डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दिया था। यहाँ पे क्वेश्चंस गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअली में लोग जो होते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल अगर पूछा जाता है तो वॉटसन एंड क्रिक ही बताते हैं, लेकिन सबसे पहले फ्रैंकलिन और विल्किंस ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दिया था। इसके बाद 1953 में वॉटसन एंड क्रिक मॉडल आया। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल आया 1953 में। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने जब फ्रैंकलिन और विल्किंस की स्टडी को ध्यान में रखकर इन्होंने डीएनए का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल is given by Watson and Crick। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। वॉटसन एंड क्रिक ने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दिया और इन्होंने बताया, इन्होंने अपने फर्स्ट पॉइंट में ये बताया कि डीएनए का ये जो मॉलिक्यूल है ये 2 प्रकार के फीतों से मिलके बना है। ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं। दोनों स्ट्रैंड एक सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ, दिस इज ये ब्लैक लाइन से जो ड्रॉ करके मैंने दिखाई है ये सेंट्रल एक्सिस है। पहले पॉइंट में इन्होंने बताया कि डीएनए का ये मॉलिक्यूल एक सेंट्रल एक्सिस में राइट हैंडेड कॉइल किया रहता है। राइट हैंडेड कॉइलिंग, इस तरीके से कॉइलिंग होती हुई चली जाती है कंटिन्यूअस। दिस इज नोन एज, दिस वन इज राइट हैंड एंड दिस इज राइट हैंडेड कॉइलिंग ऑफ दी स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। एक सेंट्रल एक्सिस के दौरान राइट हैंडेड कॉइलिंग किए हुए रहते हैं दोनों स्ट्रैंड। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने ये चीज बताई। उसके बाद
दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि डीएनए का एक स्ट्रैंड अगर 5' to 3' डायरेक्शन में रन करेगा, 5' to 3' डायरेक्शन में रन करेगा, तो दूसरा वाला स्ट्रैंड जो है वो 3' to 5' डायरेक्शन में रन करेगा, 3' to 5' डायरेक्शन में रन करेगा। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल्स होते हैं। कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर एक स्ट्रैंड ये है तो दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो इस तरीके से होगा, ये 5' to 3' डायरेक्शन है तो ये 3' to 5' डायरेक्शन, इस तरीके से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं। और दोनों स्ट्रैंड राइट हैंडेड कॉइलिंग करते हुए चले जाते हैं लाइक दैट। दिस वन इज नोन एज राइट हैंडेड कॉइलिंग बी डीएनए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो वॉटसन एंड क्रिक ने जिस डीएनए का स्टडी की थी वो बी टाइप का डीएनए था। डीएनए के और भी टाइप्स होते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा। डीएनए का जो वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था वो कौन सा टाइप था? बी टाइप था। और बी टाइप में राइट हैंडेड कॉइलिंग पाई जाती है एक सेंट्रल एक्सिस के दौरान। तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बताया? तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये जो नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं, ये सेंट्रल एक्सिस की तरफ सेंटर में होते हैं। These are at the center of the central axis, और ये बीच में होते हैं, कहने का मतलब सेंटर में होते हैं। नाइट्रोजनस बेस ऑलवेज सेंटर्स पर होते हैं, और शुगर और फॉस्फेट जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, आउटसाइड होती है। यहाँ पर मैंने दिखाया भी है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, यानी कि मतलब ये हुआ कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसकी बैकबोन किसकी बनी होती है? शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल। सॉरी। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डीएनए मॉलिक्यूल का वॉटसन एंड क्रिक ने बताया। यहाँ पर क्या होगा? फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर होगा, और सेंटर पे क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस होंगे। अच्छा, यहाँ पर 5' और 3' डायरेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर रेड वाला 5' है, ये रेड वाला 5' है, तो रेड वाले का अंतिम सिरा 3' होगा। और यहाँ पर अगर ब्लू वाला 3' है तो इसका अंतिम सिरा 5' होगा। एक्चुअली में ये 3' और 5' क्या है? ये फास्फोडाइस्टर बॉन्डिंग, फास्फोडाइस्टर बॉन्डिंग होती है। एक फॉस्फेट कहने का मतलब है शुगर का एक मॉलिक्यूल होता है। मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया, शुगर मॉलिक्यूल, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। शुगर जो पाई जाती है वो कौन सी शुगर होती है? पेंटोज शुगर होती है। इस तरीके से 5 कार्बन की बनी हुई होती है शुगर, दिस इज कॉल्ड पेंटोज शुगर। इसी पेंटोज शुगर से यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस एडेनिन या ग्वानिन या थाइमिन या साइटोसिन होते हैं। फर्स्ट कार्बन शुगर के फर्स्ट कार्बन पे, ये फर्स्ट कार्बन है C1, शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़े होते हैं। और इसके 5th कार्बन से, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये 4th कार्बन है, और ये 5th कार्बन है। इसके 5th कार्बन से यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। इस तरीके से ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। और ये जो 3' डायरेक्शन से इससे दूसरा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है इस तरीके से। फिर यहाँ पर एक आपका पेंटोज शुगर होता है, और वो फिर C5 यानी 5th कार्बन से ये जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ये जो 3' 5' वाला चक्कर है, ये एक्चुअली में क्या है? शुगर और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग है, यानी एक शुगर का 3' दूसरे शुगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5', ये आपस में जुड़े होते हैं। इसलिए हम इसको 3' to 5' या 5' to 3' डायरेक्शन कहते हैं। डीएनए के दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो अब इस तीसरे पॉइंट की बात हो गई। अब बात करते हैं 4th पॉइंट की। 4th पॉइंट में इन्होंने बताया, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया कि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इन एक स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये एक दूसरे से 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होते हैं। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, दोनों नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से 3.4 एंगस्ट्रॉम, या इसको नैनोमीटर में भी पूछ लिया जाता है, तो 0.34 नैनोमीटर की डिस्टेंस पर होते हैं। ये बात एक ध्यान रखिएगा। दूसरी बात
कि डीएनए का ये जो मॉलिक्यूल्स है जब ये बेंड करता है तो यहाँ पर एक माइनर ग्रुप बनाता है, और इधर से बेंड करता है तो ये एक मेजर ग्रुप बनाता है, माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप। ये माइनर ग्रुप जो होता है वो 6 एंगस्ट्रॉन का होता है, मेजर ग्रुप 12 एंगस्ट्रॉन का होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप डीएनए में पाए जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि डीएनए के स्पाइरल की बात करें, यानी कि इसकी क्वाइलिंग की बात करें, तो डीएनए की एक क्वाइलिंग यहाँ से लेके यहाँ तक की एक क्वाइलिंग, ये देखिए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिंगल क्वाइलिंग है एक बार। और सिंगल क्वाइलिंग कैसे चेक करेंगे, हमेशा ऐसे याद रखिए, ये एस बनाएगा, जहाँ एस पूरा बन रहा है वो सिंगल क्वाइलिंग है डीएनए। और डीएनए की एक सिंगल क्वाइलिंग में 10 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? 10। देखिए 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं। अगर हम क्वाइलिंग को यहाँ से स्टार्ट करें तो देखिए 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर। तो इस तरीके से क्वाइलिंग ऐसे बनाते हैं, पूरा एक एस बनना चाहिए तो आपकी एक सिंगल क्वाइल आ जाएगी। डीएनए की एक स्पाइरल में इसको क्वाइलिंग या वन क्वाइल या वन स्पाइरल भी बोलते हैं। डीएनए के एक स्पाइरल में 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो डीएनए का जो एक स्पाइरल होता है उसकी लेंथ 34 एंगस्ट्रॉन हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि 2 नाइट्रोजन बेस की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। तो 10 नाइट्रोजन बेस की दूरी कितनी हो जाएगी? 34 एंगस्ट्रॉन की हो जाएगी। दूसरी बात, इसके बाद इन्होंने 5वां पॉइंट ये बताया कि डीएनए का जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। इस तरीके से ये 20 एंगस्ट्रॉन का इसका डायमीटर होता है। तो दिस इज ऑल ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू द वॉटसन एंड क्रेग मॉडल। आई थिंक you can understand properly. Thank you very much.